हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है दूसरा जो भाग था व्यंजन का, आज मैं व्यंजन का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इस भाग को देखिए, इस यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला भाग में हमने स्वर पढ़ा दिया है वर्णमाला में। आप अगर नहीं देखे होंगे तो स्वर्णमाला वाला व्यंजन जो वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा। और ये जो इसका है दूसरा भाग है वर्णमाला का, और ये व्यंजन से है। तो आइए समझते हैं हम लोग व्यंजन क्या होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण में दो ही चीज होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो स्वर जैसे मैंने आपको बता दिया, आज हम व्यंजन बता रहे हैं। तो व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं होता है। ठीक है, बिना स्वरों के जो है व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम कहेंगे क, ठीक, तो क में अ लगा हुआ, क में क्या लगा हुआ है? अ। यह अ मिलकर क को जो है पूरा करता है और तब ये क पूरा दिखाता है। ठीक, तो ये व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो स्वरों की सहायता से व्यंजन को बोले जा सकते हैं। ओके, तो स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। यानी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। आप नहीं बोल पाएंगे, संभव ही नहीं है। ठीक, तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई, 33। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है, अगर टोटल हम लोग देखा जाए कितने व्यंजन है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 यानी 39 है। ठीक है, जिसमें आपको 25 स्पर्श व्यंजन देखने को मिलेंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन देखने को मिलेंगे और 4 संयुक्त व्यंजन देखने को मिलेंगे, एवं 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। तो 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37 और 2 39। तो इस तरह से टोटल 39 वर्ण जो है आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में। लेकिन अगर हम वही हिंदी वर्णमाला में बात करें, और प्रश्न भी देता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 ही मानी गई, 33। ठीक है, एकदम कंफर्म है, इसको कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 ही मानी गई है। तो आप देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, क से ह तक। यहाँ संयुक्त व्यंजनों और द्विगुण व्यंजनों को छोड़कर गिने जाते हैं। तो यानी यहाँ पे जो द्विगुण व्यंजन है और जो संयुक्त व्यंजन है, इनको छोड़ दीजिए। ठीक, इनको छोड़ दीजिए, तो 39 में से 6 निकाल दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे 33। तो यही 33 वर्ण होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में उपयोग होते हैं। ठीक, और जैसे मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, बिना स्वर वाले व्यंजन को बताने के लिए हलंत करते हैं। मतलब जिस व्यंजन में से हम स्वर हटा दें तो उस व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, हलंत लगाना पड़ेगा। हलंत लगा हुआ है तो आप ये समझिए कि उस व्यंजन में से स्वर नहीं है, स्वर रहित है वो। ठीक, अब जब कोई भी स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह व्यंजन मतलब पूर्ण व्यंजन बनता है। ओके, अब आइए हम लोग एक देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं और उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं और उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये हम लोग देखते हैं जरा सा। आइए, देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती हो, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या
25 यानी 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों को हम लोग 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क से लेके म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक होते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम एक चार्ट बना देते हैं। आपको चार्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा चार्ट है। ठीक है। अब देखिए, क वर्ग, क वर्ग, उसके बाद आएगा च वर्ग, फिर आएगा ट वर्ग, फिर आएगा त वर्ग। ठीक। और फिर आएगा आपका प वर्ग। प वर्ग। ओके। तो ये 5 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों को हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं तो वो देखिए। क में आपका आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, अंग। च में आ जाएगा च, छ, च, छ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। ट में आएगा ट, फिर ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में आ जाएगा आपका त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आ जाएगा आपका प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो क वर्ग में ये क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में ये जो च वर्ग है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक। अब इसको आप प्रथम वर्ण कह सकते हो। ये हो गया प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। इसको आप प्रथम वर्ण कह सकते हो। ठीक है। ये जो हो गया आपका द्वितीय वर्ण। ठीक। द्वितीय वर्ण हो गया। ये अब आपका तृतीय वर्ण हो गया। तृतीय वर्ण हो गया। ये आपका चतुर्थ वर्ण हो गया। और ये आपका पंचम वर्ण हो गया। पंचम वर्ण हो गया। ठीक है। पंचम वर्ण को पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचम वर्ण को पंचमाक्षर भी कहते हैं, यानी इस वर्ण को आप पंचमाक्षर भी कहते हैं, या इसको आप अनुनासिक वर्ण भी कह सकते हो। ठीक है। या नासिका वर्ण कह सकते हो। नासिक वर्ण आप इसको कह सकते हो। ओके। अच्छा, ये जो प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, अगर हम कहेंगे कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं तो क, ख, ग, घ, अंग। और अगर हम ये कहेंगे प्रथम वर्ण में कौन कौन से वर्ण है, प्रथम वर्ग में मतलब प्रथम में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो क, च, ट, त, प। ये प्रथम वर्ण है। अगर हम कहें द्वितीय वर्ण कौन कौन से हैं, ख, छ, ठ, ठ, त, फ, ये द्वितीय वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो होती है कितनी? वो होती है 25। स्पर्श व्यंजन का
पहला और द्वितीय वर्ण को हम लोग अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अघोष अघोष क्या होता है बाद में बताएंगे अभी आगे क्लास में। ये होता है अघोष, ये भी होता है अघोष, अघोष। और ये बाकी तृतीय चतुर्थ पंचम को हम लोग सघोष कहते हैं, सघोष, 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 इसको हम लोग सघोष कहते हैं। और हर वर्ग का पहला, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला, तृतीय, तृतीय और पंचम अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है। अल्प प्राण, जब किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय मुख से कम हवा निकलती है तो वह अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो हर वर्ग का पहला, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है। और जिस वर्ण को उच्चारित करते समय मुख से अधिक वायु निकलती है वह महाप्राण होता है। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अघोष क्या होता है? जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह अघोष वर्ण होते हैं। और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन सा होता है वह सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी आपको डिटेल में लिखवाएंगे। तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी जाती है कितनी? 25। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान भी आपको बता देते हैं। जो क का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, वो होता है कंठ। च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान जो होता है तालव्य होता है, तालु जिसे आप कहेंगे। त का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, त का उच्चारण स्थान दंत होता है, और प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो जाती है। इस तरह से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। और इन स्पर्श व्यंजनों को हम लोग 5 वर्गों में बांट सकते हैं। क्लियर हो गया? स्पर्श व्यंजनों को हम लोग 5 वर्गों में बांट सकते हैं। और क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमने आपको 25 वर्ण यहां बता दिए। अब बचे कौन कौन से? तो 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 ही जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से हैं? स, बड़ा सा जिसे आप कहेंगे, इसको कहते हैं तालाबी स। फिर उसके बाद हो गया स, ठीक, मूर्धन्य स, सॉरी मूर्धन्य स होगा पहले। और उसके बाद होगा आपका दंती स, और होगा ह। तो ये जो है आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। तो 4 ये 8 8 और 25 कुल मिलाकर 33 जो होते हैं वह व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ और भी व्यंजन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, और इस तरह से हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? ध्यान से समझिएगा वो कैसे होता है। तो वह 39 जो होता है, अब इसमें क्या होता है, 2 द्विगुण व्यंजन जुड़ता है।
द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन आप कहेंगे। द्विगुण व्यंजन, ये जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ये होता है ड, इसको लिखेंगे पहले ड और ढ, इसके नीचे बिंदी होती है, ये द्विगुण व्यंजन। अब ये जो दो ठो द्विगुण व्यंजन होते हैं ये हिंदी वर्णमाला में नहीं थे, यानी संस्कृत में इनका उपयोग आप देखने को नहीं मिलेगा, बाद में हिंदी में प्रयोग होने लगे। ठीक है, बाद में हिंदी में प्रयोग होने लगे, इस तरह इनको जो है देखा जाता है। तो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, और 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब वो संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका छत्री छ, दूसरा होता है आपका त्र, तीसरा होता आपका ज्ञ, और चौथा होता आपका श्र। ठीक, तो ये 4 जो होते हैं, ठीक, ये जो 4 हैं, हाँ, ये जो 4 हैं, आपको शायद नीचे लिख गया होगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं। ये जो 4 हैं, छत्रिछ, त्रयत्र, ज्ञानिग और श्र। ठीक है, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन थे। इस तरह से अगर हम इन 4 संयुक्त व्यंजन को ले लें और 2 यहाँ द्विगुण व्यंजन ले लें तो 2 और 4 6 ये हो गए और 33 ये थे। तो इस तरह से हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है, 39 हो जाती है। ओके, अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको ये बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक, तो मैंने जैसे बता दिया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको मुख में जब हम उच्चारित करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुख में स्पर्श करते हैं, मतलब इन व्यंजनों का अगर हम उच्चारित करते हैं तो जीभ हमारी जो है मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होती है, तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आप कहेंगे सर अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मध्यवर्ती सा लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मध्यवर्ती सा लगता है, यानी बीच सा लगता है, न स्वर से न व्यंजन से, हाँ, बीच सा लगता है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ समझिए य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ओके, अच्छा, उस व्यंजन, अब उस व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में, ठीक है, वायु मुख से किसी विशेष स्थान से रगड़ खाकर निकलती हो, उष्मा पैदा कर निकलती हो, रगड़ खाएगी तो उष्मा पैदा होगा। ठीक है, वायु मतलब जो भी कोई ध्वनियां हैं, वायु मतलब यहाँ पे जो ध्वनि से है, अगर किसी वर्ण को हम उच्चारित करते हैं और जो ध्वनि निकलती है वो मुख से किसी न किसी स्थान से रगड़ खाकर निकलती हो, ठीक है, तो उस व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? और उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक, कौन कौन से? स, श, श, ह, बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह। इसको हम लोग कहेंगे तालाबी सा, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके बारे में बता दिए हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जो है इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, इनको हम लोग जो है उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। अच्छा, इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है, जीभ क्या होती है? पहले ऊपर उठती है और मूर्धा से जाकर टकराती है, फिर वापस लौटकर आती है। ठीक है, और संस्कृत में द्विगुण व्यंजनों का कोई स्थान नहीं है। ये हिंदी के नवीनतम विकसित व्यंजन है, ये हिंदी के नवीनतम विकसित व्यंजन होते हैं द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2, ड और ढ। ठीक है, ये 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं, छत्रिछ, त्रयत्र, ज्ञानिक, श्र। अब ये जो है छत्रिछ, ठीक, ये किससे मिलकर बनता है? तो ये जो है
यहाँ बता देते हैं, ये जो है आपका क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। क और मूर्धन्य स, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख सकता है क, और इसमें तो व्यंजन है तो मूर्धन्य स में फिर अ जोड़ देता होगा। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो है इस तरह से आपको बनता है। अच्छा, अब कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि छत्रि छ का स्थान किसके बाद आता है। ठीक, तो छत्रि छ का क्रम क वर्ण के बाद आता है। छत्रि छ का वर्ण क्रम जो है, छत्रि छ का क्रम जो है वह क वर्ण के बाद आता है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, हाँ, छत्रि छ का क्रम जो है वह क वर्ण के बाद आता है। ठीक, उसके बाद ये है आपका त्र, और त्र बनता है त वर्ण और र वर्ण से, त वर्ण और र वर्ण से। और इसका जो क्रम है, इसका जो क्रम है, त्रयत्र का जो क्रम है, ठीक, त्र का जो क्रम है ये आता है त वर्ण के बाद, त वर्ण के बाद। ठीक है, उसके बाद ये ज्ञ है, ज्ञ बनता है आपका ज और इ से, ज और इ से, इ से, ज और इ से। तो आप यह भी कह सकते हो कि ज्ञ का माने ज्ञानी ज्ञ का जो क्रम है वह ज वर्ण के बाद आता है, ज वर्ण के बाद आता है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में बचा आपका ये स्र। स्र बनता है तालव्य स और र से, तालव्य स और र से। ठीक है, तो स्र वर्ण का क्रम जो है वह तालव्य स के बाद आता है। तो इस तरह से चार जो है संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 हो गई, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। स्पर्श व्यंजनों को हम लोग 5 वर्गों में बांट सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग होता है। च वर्ग में क्या होता है? च, छ, ज, झ, इया होता है। ट वर्ग में क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़ होता है। त वर्ग में क्या होता है? त, थ, द, ध, न होता है। प वर्ग में क्या होता है? प, फ, ब, भ, म होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम वर्ण, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय वर्ण, इसको हम लोग कहते हैं तृतीय वर्ण, इसको कहते हैं चतुर्थ वर्ण, और ये हमारा है पंचम वर्ण। ठीक, पंचम वर्ण को हम लोग पंचमा अक्षर या नासिका वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है, नाक से। ठीक है, अच्छा, जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालव्य है, त वर्ग है उसका स्थान मूर्धा है, त वर्ग है तो उसका स्थान दंती है, प वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, स, 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 ह होती है। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड, ढ होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्रि, छ, ज्ञानी, ग, त्रयत्र और स्र होते हैं। छत्रि छ किससे मिलकर बनता है? क और श से, मूर्धन्य श से। त्रयत्र किससे मिलकर बनता है? त और र से। ज्ञानी का किससे मिलकर बनता है? ज और इ से। और स्र किससे मिलकर बनता है? तालव्य स और र से। छत्रि छ का क्रम किसके बाद आता है? क के बाद आता है। त्रयत्र का क्रम किसके बाद आता है? त के बाद आता है। ज्ञानी का क्रम किसके बाद आता है? ज के बाद आता है। और स्र का क्रम किसके बाद आता है? श का आता है। ठीक, ओवरऑल आपने एक बार हमने आपको ये बता दिया चार्ट पूरा। ठीक है, तो हिंदी में पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 33 कहना है, 33 ही करना है। लेकिन हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती कितनी है? तो 39, 39 होती है। कैसे होती है ये मैंने आपको चार्ट के द्वारा बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक लग रहा है हमें आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहां तक आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसका एक भाग और हम इसमें बनाना चाहते हैं, तो अगले भाग में जो है हम इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे। ठीक, तो उस भाग को भी आप देखिए, लगभग ये 3 भागों में ख़त्म हो जाएगा। अगले भाग में इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो अगर आप YouTube पर चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
जो है शेयर जरूर करिएगा ताकि बच्चों तक पहुँचे। और अगर ये वीडियो आप हमारा ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप के बारे में भी आप अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को बता सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।